हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है। और मेडिवल हिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने ओल्ड एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था। ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने दिल्ली सल्तनत है उसको अभी प्रीवियसली जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ख़त्म किया है। दिल्ली सल्तनत के कौन कौन सुल्तान हुआ करते थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे जो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के समय रूल की हैं, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे वो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी हो, चाहे सैयद डायनेस्टी हो, और जो अंतिम डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, तो उसके बारे में भी हमने देखने की कोशिश की। इन डायनेस्टीज़ के जो रूलर्स हैं उनके बारे में हमने रीड किया, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ करता था उनके बारे में हमने रीड किया। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रीड किया कि इन डायनेस्टीज़ के द्वारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया गया, कौन कौन से ऐसे मोन्यूमेंट हैं जो इनके द्वारा बनाए गए, उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं गए देखे हो या नहीं रीड किए हो तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, आप जाके उनको देखिए। और उनको देखने के साथ साथ अपनी बुक के अंदर रीड कीजिए आप, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ साथ ये आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आपको आर्किटेक्चर जो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के समय में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर हुआ करता था उसको हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे सुल्तान है वो रूल किया करते थे, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हुआ करता था उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, सुल्तान का जो रूल है कम्प्लीटली एक एटोक्रेट के रूप में, एक ऑटोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऑटोक्रेसी के एक रूल के रूप में देखने के लिए मिलता है सुल्तान का जो कंप्लीट रूल है। सुल्तान की हर एक बात यहाँ पे सर्वसर्वा है, सुल्तान के द्वारा अगर कोई बात बोल दी गई है तो वो ही यहाँ पे शासन है, सुल्तान का जो वचन है वो ही यहाँ पे शासन है। तो सुल्तान यहाँ पे चीफ सोर्स ऑफ पावर हुआ करता था, अल्टीमेट जस्टिस का यहाँ पे जो पर्सन है वो हुआ करते थे। इनके ऊपर कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं हुआ करती थी, तो कम्प्लीटली जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है जस्टिस के अंदर में और चीफ सोर्स ऑफ पावर है वो सुल्तान यहाँ पे हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के समय में। सुल्तान्स के द्वारा देखा जाता है स्टूडेंट्स की कम्प्लीटली जो आपको देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी जो नोबल्स हैं वो डील किया करते थे, सुल्तान को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। बट कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उन नोबल्स को यहाँ पे कम्प्लीटली जो साइलेंट है वो करवा दिया जाता था इन सुल्तान्स के द्वारा, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी का आपको हमको देखने के लिए मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस तरीके से जो उलेमाज हैं जो यहाँ पे उनको रिलीजियस एडवाइस दिया करते थे उनको कम्प्लीटली साइलेंट कर दिया गया। साइलेंट ही क्या किया गया, उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो भी लगा दिए गए, उनके ऊपर स्पाई सिस्टम को डेवलप कर दिया गया। स्पाई सिस्टम के द्वारा इनकी जो जानकारी है वो इकट्ठी की जाती थी। 4 यहाँ पे रूल लाए गए थे और इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस तरीके से कभी कभी सुल्तान इन उलेमाज के ऊपर, इन नोबल पर्सनस के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था। अगर हम बात करें कि सुल्तान अपने आप की जो राजशाही है, जो उनका जो जिस तरीके से वो लोगों के ऊपर राज किया करते थे उसको बेसिकली वो भगवान का राज बताया करते थे कि जो किंगशिप है उसको डिवाइन ओरिजिन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके द्वारा। जिसमें अगर हम बात करें बलबन के बारे में, तो बलबन तो अपने अपने आप को जो शैडो ऑफ गॉड के रूप में बताया करता था कि मैं ही भगवान की छाया हूँ इस पृथ्वी के ऊपर में, और मेरे द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो गलत नहीं हो सकता, मेरी प्रजा की जो सुख है, मेरी प्रजा का जो बेनिफिट है उसी के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से अपनी जो डिवाइन ओरिजिन की जो थ्योरी है वो इनके द्वारा प्रोपोगेट की जाती थी। जितने भी जो दिल्ली सल्तनत की जो सुल्तान हैं वो अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करते थे। आप देखें कि जो फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के समय में, जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी कम्प्लीटली स्लेव हुआ करते थे, तो इनको राजा के रूप में ना स्वीकार करे, कोई भी ना स्वीकार करता था। तो इसके लिए अपने आप को एज ए ये किंगशिप का जो डिवाइन ओरिजिन है, इस तरीके की जो थ्योरीज हैं वो लोगों को बताया करते थे। इस तरीके से अपने आप को एक भगवान का एक समक्ष अपने आप को जो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई दिल्ली के सुल्तान्स के द्वारा।
स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी जो अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी है खलीफा, उनके नाम के ऊपर ये जो फंक्शंस है वो कैरी आउट किया करते थे। जितने भी डिसीजंस लिया करते थे वो खलीफा के नाम पे ही इनके द्वारा जो कैरी आउट किए जाते थे। खलीफा के नाम पे इनके द्वारा जो सिक्के हैं वो भी चलाए गए हैं। कभी कभी गोरी के जो सिक्के हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। इल्तुतमिश के जो सिक्के हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और इवन जो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक डायनेस्टी के जो ग्रेट किंग है फिरोज शाह तुगलक, उनको यहाँ पे जो चीफ ऑफ सुल्तान्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया है खलीफा को इनके द्वारा, इनके सिक्कों के अंदर में। तो सिक्के उक्के चलाया करते थे ये खलीफा के लिए, खलीफा को खुश करने के लिए। सुल्तान का यहाँ पे अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी, कोई भी इनके ऊपर चेक नहीं हुआ करता था, कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं हुआ करती थी सुल्तान के जो यहाँ पे डिसीजंस हैं उनके ऊपर में। पर सुल्तान कभी कभी अपने जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया करते थे। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं अपनी एक उनकी काउंसिल हुआ करती थी, और उस काउंसिल के साथ अपने जो डिसीजन है वो स्वीकार किया और डिसीजंस को यहाँ पे डिस्कस किया करते थे। इस काउंसिल को मजलिस एम या मजलिस खलावत के नाम से जाना जाता है। तो इस काउंसिल के जो लोग हैं, जो वजीर हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, उनके साथ ये डिस्कस किया करते थे। सुल्तान के द्वारा जो ब्यूरोक्रेटिक पर्सनस है, जो नोबल्स हैं, उनको यहाँ पे एक अलग अलग प्लेस हैं वो डिसाइड किए गए थे कोर्ट के अंदर में। उनकी जगह डिसाइड होती थी, आप यहाँ पे बैठिए, इस तरीके के ड्रेस पहन के आइए। उनको स्पेशल ड्रेस पता होती थी कि उनको ऐसी ड्रेस पहननी है। ये भी बताया जाता था कि वो पर्शियन, जिस तरीके से पर्शियन कोर्ट चला करते थे, उसी के यहाँ पे ऑर्डर के अंदर जो इंडियन कोर्ट्स हैं, दिल्ली सल्तनत के जो कोर्ट्स हैं, वो आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर के ऊपर स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्ट्रक्चर के अंदर सुल्तान को किस तरीके से जो मशीनरी है वो हेल्प किया करती थी, उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, सुल्तान को जो हेल्प करने के लिए बेसिकली मशीनरी के अंदर वजीर हुआ करते थे। उनके सर्वा जो उनके प्रिय लोग हैं वो हुआ करते थे। इन वजीर्स में कुछ ऐसे पावरफुल वजीर भी हुआ करते थे, मलिक कफूर जैसे, जो सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया करते थे। काजी हुआ करता था, काजी के द्वारा जो जस्टिस है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था कि किस तरीके से न्याय है वो मिलना चाहिए। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अगर न्याय का कोई हुआ करता था वो तो सुल्तान ही था। यहाँ पे अल्टीमेट जो कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट, जिनसे आप न्याय के लिए जो दरख्वास्त कर सकते हो, न्याय के लिए अपील कर सकते हो किसी भी डिसीजन के खिलाफ में, तो वो सुल्तान हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से काजी के द्वारा जस्टिस को देखा जाता था, कोतवाल के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाता था। अब देखिए, बलबन के समय में जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुआ करती थी मेवाती पीपल्स के द्वारा, और बलबन इंडियन मुस्लिम्स को पसंद भी नहीं किया करते थे। इसकी वजह से जो बलबन है उनके द्वारा आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी है जो अडॉप्ट की गई थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कोतवाल अपॉइंट किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीपल्स के कंडक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो सही है या नहीं है, उसके लिए मुहासिब हुआ करते थे। मुहासिब यहाँ पे पीपल्स के कंडक्ट को चेक किया करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बेसिकली यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के रूप के जो लोग हैं, एसएससी या यूपीएससी, उस समय की एसएससी यूपीएससी मान सकते हो आप, तो उस तरीके के जो लोग हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प किया करते थे। सुल्तान के जो वचन है वही यहाँ पे शासन हुआ करता था, वही यहाँ पे कानून हुआ करता था। तो इन कानून के जो कानून है जो सुल्तान के द्वारा शब्दों में बोल दिया गया है कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। सुल्तान के द्वारा कहा गया कि आज अगर छुट्टी है तो छुट्टी मान ली जाती थी। तो उन कानूनों को कहा जाता था कि जहानदारी लॉ हैं ये। इन जहानदारी लॉज के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी जो लिटरेचर के जो सोर्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इन जहानदारी लॉज के बारे में, जिसके अंदर आप हामिद गजली की जो किताब है नसीहत ए मुल्क नाम से, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इन बुक्स का नाम आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। निजामतुल मुल्क की तुसी की जो किताब है सियासतनामा, बारानी की किताब है फतवाए जहानदारी, इन सब किताबों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जहानदारी लॉज हैं जिसके थ्रू सुल्तान हैं जो अपने बिल है, अपने कानून है वो बनाया करते थे। जहानदारी लॉज बेसिकली यहाँ स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के रूप में स्टेट का किस तरीके से कानून हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी के बारे में बताया गया है कि ये कोतवाल है, काजी है, मुहासिब है, जहानदारी कानून है, इस तरीके से जो सुल्तान है उसके द्वारा अपनी एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती थी। अगर हम बात करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो कंट्री को अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया था, अलग अलग राज्यों के अंदर, प्रोविंस के अंदर में।
और ये इंपॉर्टेंट भी हुआ करते थे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी को यहाँ पे बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और बेटर वे में एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए इस तरीके से कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करना जरूरी है, जिन्हें हम प्रोविंस कहें। और इन्हीं प्रोविंस की अगर हम बात करें, जो एमबीटी का जो समय है, मोहम्मद बिन तुगलक जो जिसको पगला राजा मेड किंग के नाम से जाना जाता है, तो उस मेड किंग के समय में 32 ऐसे प्रोविंस है वो बताए जाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर 32 ऐसे प्रोविंस हुआ करते थे। इन प्रोविंस को बेसिकली कोई गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता था। वो गवर्नर क्या तो कोई नोबल पर्सन हुआ करता था, कोई फेथफुल नोबल ऐसा कि जो रिबेलियन ना करे, वहाँ पे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करे, या कोई फैमिली का ही मेंबर हुआ करता था। क्योंकि आपको पता ही है कि एक राजा के 10-5 बच्चे हुआ करते थे, तो राजा तो एक को ही बनना है, क्या तो अपना कोई भाई होगा, कोई कजिन होगा, वो यहाँ पे गवर्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता था। तो फेथफुल नोबल्स के रूप में आप देखिए कि फेथफुल नोबल्स आपको देखने के लिए उनको भी यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। बट कभी कभी हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब जब ये प्रोविंस है, ये सेंटर जो दिल्ली है उसके पास नहीं होंगे, उससे दूर होंगे, तो अपने आप को ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। रिवोल्ट के समय में रिवोल्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पे इनके पास हाईएस्ट ऑटोनोमी है वो एंजॉय की जाएगी इनके द्वारा, क्योंकि सुल्तान के द्वारा आर्मी जो मेंटेन करने की जो इजाज़त है इनको दी जाती थी, क्योंकि ये सुल्तान को भी हेल्प करते थे आर्मी के अंदर में, और आर्मी इनको मेंटेन करने की इजाज़त है। तो आप देखिए कि जब भी कमज़ोर किंग यहाँ पे पावर में आएगा दिल्ली के अंदर, तो इन लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा, और रिबेलियन करने के बाद में ये अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करेंगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की जाएगी प्रोविंस के इन गवर्नर्स के द्वारा, प्रोविंस के इन लोगों के द्वारा। तो ये हमको देखने के लिए मिलता है। जागीर सिस्टम के अंदर कम्प्लीटली ऑटोनोमी आपको देखने के लिए मिलेगी, बट सुल्तान के द्वारा भी ये गवर्नर हैं जो बेसिकली यहाँ पे रिवोल्ट ना करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करें। तो इसके लिए जो स्पाइज हैं, जो स्पाई सिस्टम है वो डेवलप किया गया था सुल्तान के द्वारा। आप देखिए कि बलबन के समय हमको ये स्पाई सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बलबन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्पाई सिस्टम को काफ़ी अच्छा यूज़ किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो इवन आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेसिकली कम्प्लीटली जो नोबल्स हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। नोबल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके द्वारा कोशिश की गई कि नोबल्स आपस में मिले भी ना, आपस में कोई रिश्ते भी ना करें, जिसके साथ उनका जो कोई मजबूत अलाइंस है वो यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो कम्प्लीटली यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रोविंस के अंदर भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो वो विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क किया करती थी उसके बारे में अगर हम बात करें, तो प्रोविंस लेवल की गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बेसिकली विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली यहाँ पे फ्री हुआ करता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैरी आउट जब भी किया करता था जब यहाँ पे सेंटर के अंदर अगर पावर के अंदर कोई चेंज होता है, तो उस समय में भी अपनी जो एक्टिविटी है उनको ये कैरी आउट किया करते थे। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट करते हुए आपको दिखाई देंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनको खूस के नाम से, चौधरी एंड पटवारीज के नाम से जाना जाता है। इवन मुकदम नाम के जो ऑफिसर हैं वो भी हुआ करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, तो उनके बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। ये डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पे रूल किया करते थे। दीवान अर्ज नाम का डिपार्टमेंट है जो बलबन के समय बन के आया था, जो मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट होता था। बलबन के द्वारा मिलिट्री को रिफॉर्म करने के लिए दीवान अर्ज है वो क्रिएट किया गया। दीवान बंदगान है जो बेसिकली स्लेव्स का डिपार्टमेंट है। उस समय जो बंदी लोग हुआ करते थे उनको लिए हुआ करता था दीवान बंदगान, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जितने भी टॉर्चर हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस के द्वारा टॉर्चर किए जाते थे उनको भी बैन किया गया था। दीवान इंसान नाम का एक डिपार्टमेंट है जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। रिसालत के अंदर में अपील को देखा जाता था, अपील का डिपार्टमेंट होता था। खैरात के अंदर चैरिटी को देखा जाता था। तो आपको ये डिपार्टमेंट्स याद होने चाहिए। यूपीएससी के द्वारा इन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। टोटल 5 या 6 डिपार्टमेंट्स हैं। दीवान वजारात है वो बेसिकली फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू फाइनेंस है जो यहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पैसा है वो खर्च होता है उसके बारे में देखा जाता था। इन डिपार्टमेंट्स को किसी ना किसी एक वजीर के द्वारा या डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के द्वारा इनको हेड किया जाता था। कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है कोई पावरफुल वजीर है, कोई पावरफुल स्लेव है, वो यहाँ पे इन सभी डिपार्टमेंट्स को चेक किया करता था। जिससे मलिक कफूर नाम का, खान जहान मकबूल नाम के जो पर्सन हैं, इनके द्वारा डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कम्प्लीटली जो चेक एंड बैलेंस है या ऑडिट है वो उनका किया जाता था।
अगर हम एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एजुकेशन सेक्टर में हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे जो लर्निंग सेंटर्स हैं वो हुआ करते थे। जैसे नालंदा है, जैसे विक्रमशिला है, बनारस है, काशी है, ये एरियाज़ काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर के सोर्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर में। पर जैसे ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के समय में तो तुर्किश पर्सन है, जो सेंट्रल एशिया के जो कनकरर्स हैं, इन्वेडर्स हैं, ये यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले इन जो लर्निंग सेंटर्स हैं इनको डिस्ट्रॉय किया गया है इनके द्वारा। आप देखिए कि विक्रमशिला, नालंदा है, इनको बख्तियार काकी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया गया था, जो ईस्टर्न इंडिया में एक स्लेव हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के ही, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आए थे उसी समय में। तो उस समय में जो कम्प्लीटली जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन कम्प्लीटली प्राइवेट हैंड्स के अंदर हुआ करता था। तो पाठशाला और गुरुकुल्स हैं, उनके थ्रू जो एजुकेशन है वो कैरी आउट किया जाता था उस समय में। दिल्ली सल्तनत के इन सुल्तान्स के समय भी हमको देखने के लिए मिलता है कि एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इन लोगों के द्वारा कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं की गई, कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो नहीं डेवलप किया गया। इवन मदरसाज इनके द्वारा ज़रूर स्टार्ट किए गए थे, जिसके अंदर आपको जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय में कुछ मदरसाज के जो लैंड है उसका ग्रांट आपको देखने के लिए मिलता है। तो मदरसा ज़रूर इस्टेब्लिश किए गए थे इनके द्वारा। पर एजुकेशन का कोई लर्निंग सेंटर की अगर हम बात करें, एजुकेशन के लर्निंग सेंटर के रूप में किसी भी सेंटर को इनके द्वारा नहीं डेवलप किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब पाल डायनेस्टी जब रूल किया करती थी बंगाल से, जो 3 अलायंस का यहाँ पे कन्नौज के लिए जो लड़ाई होती है, जहाँ पे राष्ट्रकूट सदर्न इंडिया से हैं, गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया से हैं, और पाल डायनेस्टी जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर रूल किया करती थी। तो पाल डायनेस्टी के द्वारा जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइवल करने की कोशिश की गई उनके द्वारा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो ऐसे डिफरेंट जो एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन के लर्निंग सेक्टर्स के रूप में डेवलप किए गए थे पाल डायनेस्टी के द्वारा। ये 6वीं और 7वीं शताब्दी की बात है, 6-7 सेंचुरी के समय इस तरीके से किया गया था उनके सारे द्वारा ये एक्टिविटीज़ हैं जो कैरी आउट। अगर हम बात करें कि ये जो 400-500 साल का जो समय रहा दिल्ली सल्तनत का समय, उसके समय में जो एजुकेशन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली बैक स्टेज के अंदर चला गया। एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह से आपको देखिए कि एजुकेशन का जो डेवलपमेंट नहीं है। जब राजा राम मोहन राय यहाँ पे आते हैं, राजा राम मोहन राय का जो समय है, या इंग्लिश पर्सन्स यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिए कि सोशल एविल्स हैं उनका किस तरीके से डोमिनेशन हुआ करता था, सती प्रथा किस तरीके से हुआ करती थी। तो हमको देखने के लिए मिलता है कि एजुकेशन का जो बैक स्टेज में जाना इस फेज़ के अंदर में, ये एक समहाउ रिस्पॉन्सिबल था हमारी जो एजुकेशन की बैकवर्डनेस के लिए, जो हमको 17 और 18 सेंचुरी के समय हमको देखने के लिए मिलती है। एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए कम्प्लीटली प्राइवेट हैंड्स के अंदर इस समय में डेवलप किया गया था, प्राइवेट हैंड्स के अंदर हुआ करता था। हिंदू लोग बेसिकली अपनी पाठशाला एंड गुरुकुल्स के अंदर अपने बच्चों को भेजा करते थे। मुस्लिम्स के लिए जो मदरसा हैं वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूर कोशिश की गई उस समय में, जो सुल्तान होते हैं उनके द्वारा। लाहौर, दिल्ली, जौनपुर एंड गुलबर्ग के अंदर कुछ जो मदरसा हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, उस समय में स्टार्ट किए गए थे। इन मदरसाज के अंदर अगर हम बात करें, आपको पर्शियन और अरेबिक टीचिंग है उसकी वे में जो टीचिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इंडियन आपको अगर हम बात करें कि इंडियन एजुकेशन का यहाँ पे कोई भी जो कॉन्सेप्ट है या सिस्टम है वो नहीं देखने के लिए मिलता है एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर। तो एजुकेशन कम्प्लीटली एक बैक स्टेज के अंदर रहा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स के अंडर में, यह आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमने देखने की कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से वर्क किया करता था सेंटर पे, प्रोविंस पे और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर में। हमने यहाँ पे देखा कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय में। आने वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लिटरेरी सोर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या लिटरेरी सोर्स हुआ करते थे, कौन कौन फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो विजिट किया करते थे इंडिया में उस समय में, उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।